मुंबई नगर के अंदर एक व्यक्ति रिक्शा चलाया करता था। उसका रिक्शा किराया का है, यानी कि कुछ पैसे उसे मालिक को देने पड़ते हैं और उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं उन पैसों से अपने घर का जो है खर्चा वो चलाया करता था, घर गृहस्थी चलाया करता था। उन पैसों से एक दिन शाम को जब उसके घर जाने का टाइम होता है, तो इस समय पर उसकी पत्नी का फ़ोन आता है। जब कि आप घर पे आओगे तो सब्जियाँ कुछ लेते आना, अब घर जाओ, घर पे आते समय कुछ सब्जियाँ ले आना। उसके बाद व्यक्ति मार्केट से कुछ सब्जियाँ खरीदता है और उनको रखने के लिए जैसे रिक्शा के पीछे वाली जगह पे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बैग रखा हुआ है। जैसे वह व्यक्ति उस बैग को खोलकर देखता है तो उसके अंदर सोने चांदी के जेवरात थे और उनकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख लग रही थी। अब इस बात को देखने के बाद में व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आज दिन में ऐसा कौन-सा कस्टमर आया था जिसका यह बैग रह गया है, क्योंकि वह बहुत ही ईमानदार किस्म का आदमी था। दोस्तों इसी वजह से वह आज इतना पॉपुलर हो गया है। दोस्तों क्या होता है इस कहानी में? इससे आगे क्या व्यक्ति उस बैग को लौटाता है या फिर उस व्यक्ति के लालच बढ़ जाता है, बैग को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है? क्या है पूरी कहानी? पूरी कहानी की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक पूरा बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर करके जाइएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले अरुण की जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा और उसके बाद में छोटे-मोटे काम किया करता था। इस दौरान उसकी एक लड़की से प्यार हो जाता है और जिस लड़की से उसको प्यार हुआ था, वह उसकी कास्ट की नहीं थी। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर वह रहा करता था, वहाँ पर इस तरह से कोई शादी नहीं कर सकता था। अब इस बात को देखते हुए लड़का उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था, तो फैसला लेता है इस लड़की को कि लेकर मैं भाग जाऊँगा और हम लोग कहीं दूर जाकर आराम से अपनी ज़िंदगी को बिताएँगे। वह दोनों एक-दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और इसी कारण से अरुण उस लड़की को लेकर उत्तर प्रदेश से भागकर मुंबई पहुँच जाता है। मुंबई जाने के बाद वह एक चॉल में किराए का मकान लेता है और उस कमरे के अंदर अपनी उस पत्नी के साथ रहने लगता है, जिससे वह इतना ज़्यादा बेइंतहा प्यार किया करता था, क्योंकि बात करें उसने उससे शादी कर ली थी और शादी करने के बाद अब पति-पत्नी को जो है चौल के अंदर जो है जो पति होता है पत्नी को चौल के अंदर रखा करता है। अब कुछ दिनों तक समय ऐसे ही व्यतीत होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस होता है कि अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। वह लड़का बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वह सोचता है कि क्यों ना एक ऑटो रिक्शा लिया जाए, उसको चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण, भरण-पोषण करूँगा और इसी तरह से समय व्यतीत हो जाएगा। उसके बाद में लड़का थोड़े दिनों तक इधर-उधर मेहनत करता है। 2 ही लोग थे और उनके खर्चे भी कंट्रोल में थे। बहुत ज़्यादा वो लोग हाई-फाई में खर्चा नहीं करने वाले थे। कुछ दिन मेहनत करने के बाद उसके बाद थोड़ी बहुत पैसे इकट्ठा हो जाते हैं और उन पैसों से किस्तों पर वह रिक्शा लेकर आता है और ऑटो रिक्शा जो है निकलवा कर लेकर आता है। अब उसको जो है इधर-उधर जो है चलाया करता है और इसी तरह से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। धीरे-धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ-साथ उसकी एक बेटी भी पैदा हो जाती है। अब घर के अंदर 3 सदस्य हो गए थे, खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी एक दिन अचानक उसकी बेटी जब 6 महीने की थी तो उसको एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी के चलते उस पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। अब जैसे उसके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता था, उसके बाद वह व्यक्ति उस रिक्शे को जो है बेच देता है, क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। उसे बेच करके इस मुसीबत से बाहर निकल जो है सके और वह क्या करता है कि अपनी बेटी के इलाज करवाने के लिए उस रिक्शे को ही दाँव पे लगा देता है और बेटी का इलाज करवा लेता है। इलाज होने के बाद बेटी स्वस्थ होकर घर वापस आ जाती है और इसी तरह से कुछ दिन और व्यतीत होने लगते हैं उनके बीच। जिनको उन्होंने उसने ये सोचा था कि अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी है जिसने हमारे घर में जन्म लिया है, उन सभी को अच्छी तरह से मुझे रखना है और इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इस सोच में वह डूब जाता है। तभी उसके साथ
वाले जो रिक्शा चलाया करते थे वह उससे बताते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटो रिक्शा का मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूँगा। और वह अपने रिक्शा को किराए पर एक मालिक है, वह अपने रिक्शा को किराए पर दिया करता है, चलवाया करता है और बदले में उनसे कुछ पैसे लिया करता है। बात को सुनकर जो अरुण था वह इस बात से एग्री हो जाता है और उसे अपने दोस्त के साथ उस व्यक्ति के पास चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद उसे बात करता है और बातों-बातों में तय होता है कि रिक्शे को चलाने के लिए उसे 12 घंटे का किराया 500 देना पड़ेगा और 500 के बाद जो भी तुम्हारी कमाई होगी वो अब तुम रख सकते हो। इसके बाद अरुण उस व्यक्ति को जो जो व्यक्ति था उसको हाँ करके और जो है धीरे-धीरे ऐसे समय व्यतीत हो रहा था, रिक्शा चला रहा था और उसको 500 अपना देता था। इतने पैसे से काम तो नहीं चलता था लेकिन उसी में वह घर में खुश रहा करते थे, घर में रहा करते थे, जो घर किराए का था और ऐसे जो है करते हुए उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, उसका स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ता है। अरुण अपनी बेटी का एक साधारण से स्कूल में एडमिशन करवा देता है, बेटी पढ़ने के लिए जाया करती है और उनके खर्चे और थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके बाद और भी ज़्यादा मेहनत किया करता था, 12 घंटे की जगह 16 घंटे रिक्शा चलाने लगता है। तभी एक दिन शाम को अरुण दिन भर का काम करने के बाद अपने घर जाने के लिए तैयार था। तभी उसकी पत्नी का फ़ोन आता है, वह उसे कहती है कि ऐसा कीजिए बाज़ार से कुछ सब्जियाँ लेकर आइएगा क्योंकि घर में सब्जियाँ खत्म हो गई हैं। उसके बाद अरुण बाज़ार से कुछ सब्जियाँ खरीदता है और उसे सब्जियाँ का थैला जो है अरुण अपने रिक्शे के पीछे की तरफ रखने लगता है तो उसे वहाँ पर एक लाल बैग दिखाई देता है। फिर भी वह उस बैग को उठाता है, उठाने के बाद उसको खोलकर देखता है। उस बैग के अंदर सोने चांदी के आभूषण थे और देखने से लग रहा था कि इनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए से ज़्यादा ही होगी क्योंकि शाम हो गई थी और शाम को उसे घर भी जाना था और यह बैग उसके ऑटो में रह गया था। वह सोच में पड़ा हुआ था और सोच रहा था कि यह बैग किसका होगा क्योंकि दिन भर उसने कई सवारियों को इधर से उधर पहुँचाया था। दिन भर उसने केवल किराए जो उसका रिक्शा था केवल बुकिंग पे ही चलाया था। उनमें से किसी एक सवारी का यह बैग उसके ऑटो में रह गया था। इधर इसका यह बैग था वह करोड़पति महिला थी, उसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा के पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था। आज के दिन सुमित्रा सुबह-सुबह अपने ड्राइवर के साथ मार्केट जाती है। उसको मार्केट से कुछ ज्वेलरी खरीदनी थी क्योंकि उसे अपनी बहन की बेटी की शादी में शाम को जाना था और उसको गिफ्ट करना था। अब मार्केट में शॉपिंग करने के बाद जैसे वह बाहर आकर अपनी कार में बैठती है, उसके बाद ड्राइवर से कहती है ड्राइवर गाड़ी चलाओ। उसके बाद ड्राइवर गाड़ी से सेल्फ मारता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है और जैसी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है इस बात को देखकर जो सुमित्रा मैडम है वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, गुस्सा करने लगती है क्योंकि उनको शाम की शादी में भी जाना है और उनके लिए तैयार भी होना है और शॉपिंग करने में बहुत ज्यादा लेट हो गया था लेकिन घर जाकर उन्हें अच्छे से तैयार भी होना है। अब इसके बाद सुमित्रा मैडम उस ड्राइवर से कहती है कि तुम ऐसा करो, इस गाड़ी को बनवाकर जल्दी से जल्दी लाना, मैं किसी ऑटो को लेकर कहाँ यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद सुमित्रा मैडम को एक ऑटो में बैठा दिया जाता है। बैठने के बाद अपने उस बैग को अपनी वाली सीट के पीछे रख देती है। वहां पर थोड़ी सी स्पेस थी, जगह थी, उसी जगह में उसने उस बैग को रखा दिया था और अपने आगे वाले सीट पे बैठ गई थी, अपने घर पर उतर गई थी लेकिन उस बैग को वह बिना लिए उतरी थी और उस बैग को ऑटो में ही उन्होंने छोड़ दिया था और ऑटो वाले को पैसा देती है और सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे समय के साथ साथ जो है समय बीत रहा था, जो सुमित्रा मैडम थी वो तैयार हो जाती हैं और जैसे अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के लिए उन आभूषणों को ढूंढने लगती हैं तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है क्योंकि वह आभूषण उसे कहीं भी मिल ही नहीं रहा था। अब इसके बाद वह सोचती है कि शायद हो सकता है आभूषण उसी दुकान पे रह गया हो जहां से मैंने खरीदा हो। इतनी देर में उनका ड्राइवर भी आ जाता है तो अपने ड्राइवर के साथ कहती है कि चलो जहां से आभूषण खरीदे हैं उसी दुकान पे चला जाए। वह ड्राइवर को बोलती है और सीधा उस दुकान पर पहुंच जाती है। वहां पर जाने के बाद वहां पर पता करती है, रिकॉर्डिंग देखती है तो उन्हें पता चलता है कि जब यहाँ से निकली थी तो मेरे पास वह आभूषण का बैग था, उसके पास वह बैग थे। उसके बाद में सोचती है कि शायद ऑटो में रह गया होगा तो इसके बाद वहां पर जितने भी ऑटो थे उन सभी से पूछताछ की जाती है लेकिन उसे ऑटो वाले का उन्हें कोई भी अता पता नहीं मिलता है। उसके बाद जो सुमित्रा मैडम थी वह थोड़ी सी परेशान हो जाती हैं
और इसी परेशानी के चलते वह स्टेशन पहुंच जाती है, पुलिस स्टेशन। वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, क्योंकि यह सोच रही थी कि अगर किसी को बैग मिले तो वह हो सकता है वह यहीं पर पास वाले स्टेशन में उसको देने के लिए आया होगा। उसके बाद स्टेशन जाती हैं, वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें ऐसा कोई जो है केस नहीं आया हुआ था, नहीं मिलता है। उनका बैग किसी को मिला ही नहीं था। इसके बाद अपने घर चली जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है सोच विचार में पड़ जाती हैं कि अगर वह आभूषण टाइम पर नहीं मिले तो मैं अपनी बहन की बेटी की शादी में क्या लेकर जाऊँगी। इसके बाद उसने मैं क्या गिफ्ट दूँगी? वह आभूषण खरीदी थी, पैसों की तो कोई उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं थे कि वह जो है फिर से आभूषण खरीदें। उसके बाद दोबारा वह जाना नहीं चाहती थी। इसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं और सोचती हैं। तभी अचानक सुमित्रा मैडम के दरवाजे पर बेल बजती है। जैसे ही मैडम जाकर दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने और कोई नहीं, वही लड़का अरुण खड़ा हुआ था, ऑटो वाला। और दरवाज़ा खोलते ही सुमित्रा मैडम से पूछता है, मैडम क्या आपका बैग मेरे ऑटो में रह गया था? उसके बाद जो मैडम होती हैं एकदम से कहती हैं कि हाँ हाँ भाई, मेरा जो है बैग तुम्हारे ऑटो में ही रह गया था। वह पूछता है कि मैडम किस रंग का आपका बैग था, ये तो बताइए। तो उसके बाद सुमित्रा मैडम बताती है कि वह लाल रंग का बैग था और उसके अंदर ढेर सारे आभूषण और जो है ज्वेलरी पड़े थे, जिनकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए थी। अब इस बात को सुनने के बाद ऑटो वाले को विश्वास हो जाता है कि यह बैग इन्हीं मैडम का था। उसके बाद में वापस उस बैग को उन्हें वापस कर देता है। उस बैग को लेकर सुमित्रा मैडम को देता है। उस सुमित्रा मैडम उस बैग को देखती हैं और उस व्यक्ति की तरफ देखने लगती हैं। बड़ी आश्चर्य में पड़ जाती हैं। इस बैग को मुझे वापस लाकर क्यों दे रहे हो? क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में ऐसे ईमानदार लोग मिलना बड़ी ही मुश्किल काम है। इसी वजह से सुमित्रा मैडम इस बात के बारे में सोचने पे मजबूर हो गई थी। उसके बाद ऑटो वाले को जो है अंदर बुलाती हैं और अंदर बुलाने के बाद उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती रहती है कि यह बैग मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। कहीं पर छूट जाता है, उसके लिए चाय पानी मंगवाया जाता है, ठंडा पानी मंगवाया जाता है। चाय पानी पीते हुए सुमित्रा मैडम मुझसे पूछती हैं, भाई यह बताओ, मैं तो तुम्हारे ऑटो में यह बैग छोड़कर आ गई थी और तुम चाहते तो इस बैग को लेकर जा सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं किया? ऐसा ईमानदारी क्यों दिखाया? उसके बाद में वह बताता है कि मैडम हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम ईमानदार हैं, चोर नहीं हैं। भगवान ने जो हमें देना चाहता है, अगर हम इस तरह से पैसेंजर के साथ करेंगे तो इस दुनिया में ईमानदारी का नाम ही मिट जाएगा। इस बात को सुनने के बाद सुमित्रा मैडम ऑटो वाले की तरफ एक अलग ही दृष्टि से देखने लगती हैं, क्योंकि उन्हें आज तक इतना ईमानदार आदमी नहीं देखा था और नहीं मिला था उनकी लाइफ में, जिसने यह ठान उसने जो सुमित्रा मैडम होती है उसने यह ठान लिया था कि हालात चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा। जो ऑटो चालक जो अरुण होता है, ये सुमित्रा मैडम से बोल रहा था। सुमित्रा मैडम उससे पूछती हैं कि मैं तो ये तुम्हारे ऑटो में 4 घंटे पहले छोड़कर आ गई थी, लेकिन तुम्हें इसे लाने में इतनी देर कैसे लग गई? उसके बाद ऑटो वाला अरुण उसे पूरी कहानी बताता है। कहता है कि मैडम जब मैं अपनी पूरी काम कर लिया था तो उसके बाद मेरी पत्नी का फोन आया था। उसने मुझे सब्जियां लाने के लिए बोला था। मैंने जैसे ही बाजार से सब्जियां खरीदी और इनको रखने के लिए पीछे की तरफ गया ऑटो में, तो मुझे आपका बैग दिखाई दिया। अब इसके बाद मैं गहरी सोच विचार में पड़ गया था कि ये किसका बैग है, यह बैग लेकर जाकर किसका है किसका नहीं है। उसके बाद मैं अपनी सभी कस्टमर को जिनके जिनके मुझे एड्रेस जो है पता थे, घर पर जाकर बैग के बारे में पूछा और कुछ लोगों ने तो बैग का नाम सुनते ही पहले ही बोल दिया कि हमारा बैग है। उसके बाद में कंफर्म किया करता था कि कौन सा रंग का था और उस बैग के अंदर क्या है। अब सब लोग लालची थे, वह झूठ बोलकर उस बैग को जो है हड़पने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों बातों से जो दोनों बातें मैंने आपसे पूछी थी, इन्हीं बातों में इसी चीज का पता लग गया कि यह बैग किसका है। इन्हीं बातों में वो लोग फंस जाते थे और जवाब सही नहीं दे पाते थे। यह बैग उनका था ही नहीं। जब आपसे मैंने इन बैगों के बारे में पूछा तो आपने एकदम सटीक और सही उत्तर दिया। इसी से मैं पता लगा लिया कि यह बैग आपका ही है। पूरी बात को सुनने के बाद जो सुमित्रा मैडम थी, वह ऑटो वाले को इज्जत भरी निगाहों से देखने लगती हैं और ऑटो वाले से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम अपना नंबर और नाम मुझे
लिख कर दे जाओ और अपना पता भी। उसके बाद ऑटो वाला अपना नाम और नंबर और अपना पता लिख कर जो है दे देता है, लेकिन मैडम से कहता है कि मैडम हमारे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं, हम गरीब लोग हैं, ठीक है, भगवान हमें इतना देता है कि जिससे हमारा गुज़ारा हो जाता है। ऐसा कहकर वह ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। उसे देर हो रहा था अपनी जो है घर जाने के लिए। उसकी बेटी की जो सुमित्रा मैडम थी, उनकी बेटी की बहन की शादी थी और उन्हें देर हो रहा था, इसीलिए वह झटपट से तैयार होती हैं, अपने ड्राइवर के साथ बैठकर के निकल जाती है, सीधा अपनी बहन की बेटी की शादी में चली जाती है। वहां जाने के बाद में शादी के फंक्शन को अटेंड करने के बाद वापस आती है, लेकिन दोस्तों पूरी शादी के दौरान और जब से वह फोटो ऑटो वाले से मिली थी, उस ऑटो वाले का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसके बारे में सोच रही थी कि कितना ईमानदार यह और कितना मजबूर है, यह इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन सुबह सुबह मैडम तैयार होती हैं। तैयार होने के बाद अपने ड्राइवर के साथ उस पुलिस स्टेशन में जाती हैं जहां पर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। वहां जाने के बाद में ऑटो वाले के बारे में बता देती है और कहती है उन्होंने मेरा सामान वापस लौटा दिया है, बड़े ही ईमानदार रिक्शा वाला था। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले को भी बड़ी ही हैरानी होती है और अच्छा लगता है। 6 लाख के जेवर एक ऑटो वाले ने इस तरह से कैसे लौटा दिया। उसके बाद पुलिस वाले को एड्रेस को जो है मांगते हैं और नोट कर लेते हैं और जो ऑटो वाले का सामान जो है सम्मान देने के लिए इस बारे में सोचने लगते हैं। इधर जो सुमित्रा मैडम है वह अपने साथ ढेर सारी मिठाइयाँ, कपड़े खरीदती है, खाने पीने का सामान लेकर सीधा उस ऑटो वाले के घर पे पहुंच जाती है। ऑटो वाले की जो चौल होती है उसमें सबसे बड़ी गाड़ी चमचमाती हुई जाकर रुकती है। उसे देखकर जो भी लोग वहां पर रहा करते थे वह एकदम से हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही लग्जरी कार थी। आज तक उनकी चौल में नहीं आई थी इतनी लग्जरी कार। उसके बाद सुमित्रा मैडम उस कार से उतरती हैं। उतरने के बाद सीधा उस ऑटो वाले की जगह पर पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद वह जैसे ही अंदर जाती है, ऑटो वाले की पत्नी घर में कुछ काम कर रही थी और जैसे वह सुमित्रा मैडम को देखती है तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर मैडम कौन है और यहाँ पर क्यों आई है। लेकिन सुमित्रा मैडम ने पहले उसके पति को फोन कर दिया था और कह दिया था कि आते समय अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आना। उठी थोड़ी ही देर में उसका पति भी वहां पर आ जाता है और साथ में उसकी बेटी को भी लाया था। वह जाकर सुमित्रा मैडम को अपनी पत्नी को एक एक दूसरे से जो है इंट्रोडक्शन कराना लगते हैं। बताता है कि एक दूसरे के बारे में, कहता है कि इनका जो है इनका बैग मेरे ऑटो में रह गया था, जो कि मैंने तुम्हें बताया था। उसके बाद जो सुमित्रा मैडम है अपने ड्राइवर को भेजती हैं और उन सभी सामानों को उसके घर पर मंगवा लेती है, ताकि तुम्हारे घर में कौन कौन है और उनके हिसाब से वह सामान लेकर आई थी। पहले ही वो ऑटो वाले से पूछ ली थी। उसकी बेटी के लिए कई जोड़ी कपड़े लेकर आई थी, उसकी पत्नी के लिए कई साड़ियां लेकर आई थी और साथ में ढेर सारा खाने पीने का सामान लेकर आई थी। वहां पर आने के बाद जैसे उससे सामान को देखा देने लगते हैं तो अरुण पहले तो मना करता है। पहले कहता है मैडम इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपका सामान हमारे रिक्शे में रह गया था तो हम उसको लौटाना हमारा फर्ज बनता है। अब इस बात को सुनने के बाद सुमित्रा मैडम उनसे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर यह चीज तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो सामान तुमने लौटाया था उसमें तुम्हारे जैसे जो है 3-4 जो रिक्शे हैं वैसे 3-4 रिक्शे आ जाते और आराम से तुम अपना जिंदगी गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि जो तुमने ईमानदारी दिखाई है इस चीज को, उस ईमानदारी का इनाम है, इनाम समझ लो, अपने पास रख लो। इसके बाद वह सामान को उसे दे देती है और वहीं पर बैठकर पूरी फैमिली से बात करने लगती हैं। अब जैसे वह उनकी पूरी कहानी सुनती है तो कहानी सुनने के बाद जो सुमित्रा मैडम थी वह भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है। जैसे जैसे अरुण ने उसे बताया था अपने बारे में कि इमोशनल मेरा किराया ये जो रिक्शा है ये मेरा किराए का है और इसको चलाकर मैं अपने परिवार का जो है पालन पोषण किया करता हूँ और उनकी बेटी एक साधारण से स्कूल में पढ़ा करती है। अब इसके बाद सुमित्रा मैडम उनके लिए और भी कुछ करना चाहती थी। वो कहती है कि आज से तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है और इसकी पूरी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी होगी, अपने ऊपर लेती हैं। अब इस बात को सुनने के बाद जो है पहले तो मना करता है, उनकी पत्नी भी मना करती है, लेकिन वह मैडम जिद करती हैं, बोलने लगती हैं। अब अरुण भी ज्यादा मना नहीं कर पाता है। उसके बाद सुमित्रा मैडम उसे एक ऑफिस का एड्रेस
देती हैं और कहती हैं कि कल तुम्हें इस ऑफिस पर आना है और मुझसे मिलना है। इसके बाद दूसरे दिन अपने ऑटो को लेकर ऑफिस पर जाता है। वहां जाने के बाद सुमित्रा मैडम मैडम वहां पर मिलती हैं और सुमित्रा मैडम अपने मैनेजर से कहती है कि तुम ऐसा करो, इस व्यक्ति के लिए ऑटो निकाल कर दे दो, उसकी पूरी जो है पेमेंट कंपनी के अकाउंट से कर देना। अब इस बात को जैसे अरुण सुनता है तो फिर अरुण गिड़गिड़ाने लगता है, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और मना करने लगता है कि मैडम इतना हमें कर्ज के बोझ के तले मत दबाओ। लेकिन सुमित्रा मैडम जो कहती हैं कि उसको रिक्शा को वह रिक्शा दिला रही हैं, उन्हें उसे किसी को किराया देना जो है नहीं पड़ेगा और ना ही ऑटो की किस्त देनी पड़ती थी। धीरे धीरे समय जो है व्यतीत होता है और समय के साथ साथ पुलिस वाले भी सुरक्षा वाले जो रिक्शा वाला है उसको ढूंढ कर उसका अच्छी तरह से आदर सम्मान करते हैं और जैसे पुलिस वालों ने उसका आदर सम्मान किया था तो मीडिया को भी बुलाया था और जैसे यह बात चारों तरफ फैलती है तो उस रिक्शे वाले की मिसाल दी जाती है जगह जगह पर ईमानदारी के लिए, क्योंकि उसने 6 लाख का सामान ऐसे ही वापस लौटा दिया था। उसकी जगह कोई और व्यक्ति होता तो शायद ऐसा नहीं करता और अपना जो सामान था वह रख लेता। दोस्तों यह थी कहानी हमारी एक रिक्शे वाले की जिसने अपनी ईमानदारी को खराब नहीं होने दिया था। दोस्तों क्या कहना चाहते हो आप उस ऑटो रिक्शा के बारे में और क्या कहना चाहते हो सुमित्रा मैडम के बारे में, क्या कहना चाहते हो अरुण और उसकी पत्नी के बारे में जिन्होंने इन्होंने ऐसा काम किया था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी को परेशान करना, किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि अपने काम के प्रति इंसान को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।